Good morning, students. Today we will start the chapter number 4, that is a sorting material into groups. Now, today we will discuss about the different type of material, its classification and grouping, as well as all the activity which is related to the grouping or classification of object. Okay. So, firstly we will understand the name sorting. सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स. सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स छांटना, चीज़ों को अलग अलग करना उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. ठीक है. सो अपनी डेली लाइफ में अपने चारों तरफ कई सारी चीज़ें देखी होगी. ठीक है. जैसे कि वाटर बॉटल, टेबल, चेयर, फैन, बल्ब. ठीक है. कहीं सारी डिफरेंट टाइप की. जैसे आप किचन में जाते हो तो किचन में जाते ही आपने देखा होगा बहुत सारे जार्स होते हैं जिसमें पल्सेस, ग्रेन्स है, पिंसर है, रोलिंग पिन है. ठीक है. और इस तरह के कई सारे किचन से रिलेटेड गैस चूल्हा है, सिलेंडर है और कई सारे वेसल्स भी देखे हैं आपने. ठीक है. उसी के अकॉर्डिंग जैसे ही आप अपने बेडरूम में जाते हो तो वहाँ आपने बहुत सारी चीज़ें देखी है. आप अपने बैग में देखते हो तो कई सारी बुक्स आपको दिखाई देती है, पेन, पेंसिल, देन कॉपीज़ रहती है, नोटबुक्स और बुक्स रहती है, आपका बैग है. ऐसे आप डेली लाइफ में कई सारी चीज़ों के बीच में रहते हो, अपने आसपास कई सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो. तो क्या वो सारी चीज़ें सेम होती है? क्या सारी चीज़ें सेम मटेरियल से बनी होती है? क्या सारी चीज़ों की साइज़ सेम होती है? तो वो जितनी भी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है. वो जो भी आपके सराउंडिंग में चीज़ें दिखाई देती हैं उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. तो सारी ऑब्जेक्ट्स आपस में डिफरेंट होती है. किसी की साइज़ अलग होती है, किसी का शेप और कलर, मटेरियल अपनी अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होती है. यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट अपने आसपास देखते हो आप उन सभी में कुछ ना कुछ डिससिमिलरिटी पाई जाती है. डिससिमिलरिटी मतलब आपस में डिफरेंट होना. ठीक है. एक दूसरे से डिफरेंट होना. ठीक है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. अब क्लासिफिकेशन क्या होता है इसके लिए आप क्या समझेंगे? सबसे पहले जब आप किसी ग्रॉसरी स्टोर पर जाते हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है जो ग्रॉसरी आइटम यानी कि किराने का सामान. ठीक है. वो सारी ऑब्जेक्ट्स जो होगी वो प्रॉपर रैक वाइज अरेंज होती है. ठीक है. उनके पास एक प्रॉपर फर्नीचर होता है शॉप्स पर और वहाँ पर हर एक रैक में जो भी सिमिलर मटेरियल है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, वो चीज़ें रखी जाती हैं. सिमिलर ऑब्जेक्ट जैसे कि अब कुकिंग ऑयल है तो वो ऑयल एक साइड होता है. फिर कुछ फ्रूट्स नट्स है, ड्राई फ्रूट्स है तो ड्राई फ्रूट्स कॉलम एक अलग होगा जहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स रखे होंगे. सारी पल्सेस के लिए अलग अलग टैंक होते हैं और उनके अंदर वो रखा होता है और उसका एक सेक्शन अलग होता है. ठीक है. सारे स्पाइसेस या मसालों का सेक्शन एक अलग होता है. ऐसा करना क्यों आसान होता है? क्योंकि जब वो शॉपकीपर या कोई कस्टमर रैंडमली आ जाता है और बोलता है कि मुझे ये वाला स्पाइस चाहिए, तब वो कस्टमर जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा? वो अगर इन सारी चीज़ों को मैशअप करके रखता तो उसके लिए एट अ टाइम स्पाइसेस ढूंढना, सपोज कर लो वो रेड चिली लेने आया तो रेड चिली को ढूंढना मुश्किल होता जब सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी ग्रॉसरी आइटम है सब आपस में मिक्स होती. तो इसीलिए बैटर क्या रहा, उसने उसे पहले ही सेपरेट कर दिया. अब वो जब उसे रेड चिली चाहिए तो वो रेड चिली पाउडर लेने के लिए कहाँ जाएगा? स्पाइसेस वाले सेक्शन में. यानी कि उसकी शॉप में एक कॉर्नर में या किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर जहाँ बहुत सारे स्पाइसेस रखे हुए वहाँ पर जाएगा और उसे पता है कि रेड चिली किस में आती है? स्पाइसेस में. तो वहाँ जाएगा, वहाँ से उसका रेड चिली का कलेक्ट करना बहुत ही आसान है और वहाँ से वो पाउडर का पैकेट उठाएगा और इजीली दे देगा. तो इस तरीके से आपने देखा होगा जब आप सोप और डिटर्जेंट की बात करें तो सोप और डिटर्जेंट और टूथपेस्ट वगैरह सारे कॉलम को एक साइड रखता है. ठीक है. तो वो पूरा सेक्शन अलग है. रैंडमली कोई कस्टमर आ जाता है और बोलता है मुझे टूथब्रश चाहिए या टूथपेस्ट चाहिए तो क्या करेगा वो? तो वो जितने भी सोप, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, ब्रश, जो भी सारी चीज़ें, शैम्पू है, हेयर कंडीशनर है, सब जो एक सेक्शन अलग बनाया था उसने. ठीक है. वहाँ पर जाएगा और वहाँ से इजीली उसे जो भी कस्टमर की डिमांड है, टूथब्रश है या टूथपेस्ट है, वो इजीली दे देगा. तो ऐसा करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन. यानी कि ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसने उसे क्लासीफाइड कर दिया. क्लासीफाइड का मतलब होता है अलग अलग ग्रुप में डिवाइड
करना, ठीक है। यानी कि ग्रॉसरी आइटम के अंदर आने वाली सारी पल्सेस एक कैटेगरी हो गई, सारी दालें, तो सब दालों को अलग कर लिया, ठीक है। डिटर्जेंट और अदर बाथरूम आइटम्स है, टॉयलेटरीज आइटम है, टॉयलेटरीज आइटम मतलब क्लीनिंग, जैसे टॉयलेट में हम जो क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, हार्पिक है, बाथरूम क्लीनर है और फिनाइल बॉल्स है, ठीक है, एयर पॉकेट्स हैं। तो इस तरह की जो आइटम्स होती है वो सारी आइटम को उन्होंने एक ग्रुप में डिवाइड कर लिया, उसका एक अलग ग्रुप बना लिया, ठीक है। ड्राई फ्रूट सेक्शन का एक अलग ग्रुप बन गया, स्पाइसेस का एक अलग ग्रुप बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से जब किसी बहुत सारी ऑब्जेक्ट का उन्होंने उसकी ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग सेक्शन डिवाइड कर दिए, इसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। आपकी बुक्स में बहुत सारी एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल्स को आप रीड करिएगा, देन आपकी एक्टिविटी फर्स्ट देखिएगा, ठीक है। तो एक्टिविटी फर्स्ट में आपको ग्रुप दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ग्रुप बनाना सीखेंगे। ग्रुप क्या होता है? जब आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से किसी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करके एक साइड रख देते हैं, फिर दूसरी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप बनाकर अलग रख देते हैं, तो ये कहलाता है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का एग्जांपल कैसे दे सकते हैं? जैसे कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सेक्शन डिवाइड करना कहलाता है क्लासिफिकेशन। बट फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रॉसरी आइटम पे देखा, शॉपकीपर ने सारे डिटर्जेंट्स, टॉयलेटरी आइटम, क्लीनिक पर्पस के लिए यूज़ होने वाले केमिकल्स सबको एक साइड कर दिया, ठीक है। अब सबको अगर एक साइड किया है तो वो उसका क्लासिफिकेशन है। पल्सेस को एक साइड करना, स्पाइसेस को एक साइड करना, ये उसका क्लासिफिकेशन है। लेकिन अगर टूथपेस्ट की बात करें क्लीनिंग सब्सटेंस के अंदर, क्लीनिंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर, तो जो टूथपेस्ट की बात करते हैं, फिनाइल बॉटल्स की बात करते हैं, तो अगर सारी टूथपेस्ट को एक साथ रख दिया जाए, ठीक है, मान लो उसने डिटर्जेंट सेक्शन था उसको पूरा अलग कर दिया, सोप, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, ब्रश, शैम्पू, कंडीशनर और फिनाइल बॉटल्स और कई सारी चीज़ें, फिनाइल बॉल्स होती है, वो सब अलग कर एक साइड करा, वो क्लासिफिकेशन हुआ। पर अब ये जो छोटा सा क्लासिफिकेशन हो चुका है, इसे भी हम क्या करेंगे, एक जैसे ऑब्जेक्ट को पास पास रखेंगे। जैसे कि मेरे शॉपकीपर के पास है 20 से 25 टूथपेस्ट बची है, तो वो सारी टूथपेस्ट को एक साथ एक ही कॉलम में अरेंज करेगा। उसके पास जितने भी फिनाइल बॉटल्स हैं, वो सारी फिनाइल बॉटल्स को एक जगह रखेगा। सारे जितने भी एक जैसे सोप होते हैं, है ना, बाथ सोप जो होते हैं, नहाने के साबुन, वो सारे एक साइड रखेगा। देन बर्तन वगैरह धोने के साबुन होते हैं, उसे एक साइड रखेगा। सारे डिटर्जेंट्स की जितनी भी पैकेट्स होंगे उसे एक साइड रखेगा। तो इस तरीके से उसने क्लासिफिकेशन के बाद भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल सेम थी उन्हें भी पास पास रखना कहलाता है ग्रुपिंग, ठीक है, जिसको कहते हैं ग्रुप बनाना। ठीक, जैसे आपको टीचर क्लास में कोई एक्टिविटी करवाती है, ठीक है, तो एक स्कूल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो सारे स्टूडेंट्स को क्लास वाइज डिवाइड करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। तभी तो कहा जाता है क्लास 6th स्टूडेंट, क्लास 7th स्टूडेंट, यानी कि एक जैसी एज वाले और एक जैसे स्टैंडर्ड वाले सारे बच्चों को एक क्लास बनाकर रख दी। यानी कि जैसे आपकी क्लास 6th है तो क्लास 6 में क्या करेंगे, सारे बच्चों को एक ही ग्रुप बना दिया जो सारे क्लास 6 की स्टडी करेंगे, क्लास 6 का सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक है। और क्लास 7th वाले सब एक जैसे सिलेबस को पढ़ते हैं, क्लास 8th वाले उन सभी का सिलेबस सेम रहेगा। तो इस तरीके से हमने सारे स्टूडेंट को क्लास वाइज डिवाइड करना क्लासिफिकेशन कहलाया। लेकिन अगर 6th क्लास में साइंस की कोई एक्टिविटी हो रही है तो टीचर क्या करेगा, बच्चों का ग्रुप बना देगा। तो 5 स्टूडेंट्स, टीचर कई बार आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं ना कि आज आपकी ये एक्टिविटी होना है, यानी कि 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। तो 5 स्टूडेंट्स का अगर ग्रुप बनाया जाता है तो आप एक क्लास के अंदर भी जब सेम स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया जा रहा है तो वो क्लासिफिकेशन के बाद कहलाता है ग्रुपिंग प्रोसेस, ठीक है, जो कि काफ़ी इजी है। अगर आपने एक बार क्लासिफिकेशन कर दिया तो क्लासिफिकेशन होने के बाद जो पर्टिकुलर ग्रुप बना है उसके अंदर भी सेम चीज़ों को एक साथ अरेंज करना कहलाता है ग्रुपिंग, ठीक है। अब एक एक्टिविटी है उससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ बहुत सारी ऑब्जेक्ट गिवन है एक्टिविटी फर्स्ट में, पोटैटो है, वीट है, कॉटन है, देन ब्लैक पेपर है, एप्पल है, सिल्क है, लेडीज़ फिंगर है ना, मेज़ है, चिली है, ऑरेंज है, वूल है, टर्मरिक एंड मैंगो, टोमेटो, राइस, ठीक है। ये सारी ऑब्जेक्ट जिनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है, सबका शेप अलग है, सबकी प्रॉपर्टी अलग है, सबके यूज़ करने के पर्पस अलग है, ठीक है। अब इनमें से आपको ग्रुप बनाना है, इनके क्लासिफिकेशन करना है।
ठीक है, तो कैसे करोगे? जैसे कि फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स में क्या क्या आता है? फ्रूट्स में देखो क्या क्या आता है, आप ढूंढो यहाँ से। एक तो एप्पल आता है, एप्पल उन्होंने फिल करके हमें बताया है। ऑरेंज, ऑरेंज एक फ्रूट कैटेगरी है, तो आप उसे फ्रूट में, यानी कि आप ये सारी ऑब्जेक्ट को क्लासीफाइड कर दोगे इनके यूज़ और पर्पस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सारे फ्रूट्स को एक साइड कलेक्ट करोगे। वेजिटेबल्स जितनी भी है इस ग्रुप में से उन सबको आपको अलग करना है। स्पाइसेस अलग करना है। सीरियल्स मतलब जो भी व्हीट है, मेज़ है, राइस है, ये अलग करना है। देन फाइबर जितने भी हैं उन्हें अलग करना है। तो ये एक्टिविटी आप लोग अपनी बुक में सेल्फ फिल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया कि सेम कैटेगरी वाली ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग सेक्शंस वाइज अरेंज करना, दैट इज क्लासिफिकेशन। ठीक है, और क्लासिफिकेशन होने के बाद भी वो जो सेक्शन बना है जिसमें सारी सेम कैटेगरी की ऑब्जेक्ट एक साइड हो चुकी है, तो उन ऑब्जेक्ट्स में भी सिमिलर वाली के ग्रुप बनाना। ठीक है, दैट इज ग्रुपिंग। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या ज़रूरत पड़ी थी हमें क्लासिफिकेशन करने की? तो क्लासिफिकेशन के बहुत सारे बेनिफिट हैं। फॉर एग्जांपल इस स्कूल के प्लेग्राउंड के अंदर अगर मैंने किसी बच्चे का नाम ले लिया तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होने के कारण क्या उस बच्चे को आइडेंटिफाई कर पाऊंगे? दैट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, और इम्पॉसिबल अगर नहीं भी हुआ तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा उस बच्चे को ढूंढने के लिए। हो सकता है उस बच्चे के नाम जैसे 2 या 3 स्टूडेंट्स और निकल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से वो प्रोसेस लेंदी हो गई ना। ओवरऑल जिस स्टूडेंट को आप एक बार में ढूंढ सकते थे, उस स्टूडेंट्स को आपको ढूंढना पड़ रहा है कि उसका कॉमन नेम वाले कितने हैं, फिर उसमें से भी एक्चुअल उसके फादर नेम वाला बच्चा ढूंढना है। होप्स हो कि 2 या 3 स्टूडेंट के फादर नेम भी कॉमन है, तो फिर किस बच्चे की बात चल रही है? तो ये प्रोसेस क्या हो जाती है, लेंदी या डिफिकल्ट बन जाती है किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको शॉपकीपर का दिया था कि रैंडमली कस्टमर्स तो रैंडमली चीज़ों की डिमांड करते हैं ना। ज़रूरी नहीं है कि 5 कस्टमर आए तो 5 कस्टमर को एक जैसी चीज़ चाहिए। ठीक है, तो रैंडमली कोई कस्टमर आ जाता है और वो मुझे किसी शॉपकीपर को जाकर डिमांड करता है। क्या डिमांड करता है? कि मुझे ग्रीन ग्राम चाहिए। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि ग्रीन ग्राम ही समझ लेते हैं, तो मूंग जिसको बोलते हैं वो चाहिए। तो वो कहाँ जाएगा? वो सीरियल्स वाले सेक्शन में जाएगा, और उसकी जगह वो सीरियल्स वाला सेक्शन डिसाइड नहीं किया होता तो पूरी ग्रॉसरी आइटम में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, वो पूरी शॉप छान लेता है तब जाके उसे वो ऑब्जेक्ट मिलती। तो उसके लिए वो वर्क कैसा हो गया? डिफ़िकल्ट हो गया ना। और अगर एक कस्टमर में वो इतना टाइम कंज्यूम करेगा तो वो बाकी कस्टमर को कैसे हैंडल करेगा? और ये तो उसकी एक्स्ट्रा मेहनत हो जाएगी जो अननेसेसरी है, काम की नहीं है। इसलिए क्लासिफिकेशन ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंस बताए हैं क्लासिफिकेशन के। जैसे कि पहला इंपॉर्टेंस है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की सिस्टमेटिक स्टडी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा स्पाइसेस, तो सारे स्पाइसेस एक कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अब आप उसमें से कोई भी स्पाइसेस की बात करते हो, जैसे ब्लैक चिली बोल सकते हैं, सॉल्ट अलग हो स्पाइसेस में काउंट होता है, रेड चिली होता है, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर होता है, ये सब स्पाइसेस में काउंट होता है, गरम मसाला, ठीक है, छोले मसाला, ये जितने भी टाइप के मसाले। ठीक है, तो ये सारे स्पाइसेस कैटेगरी में है, तो आप इनकी स्टडी एक अलग तरीके से कर सकते हो। ठीक है, कि जो सारे किसी भी फूड को कुक करने के लिए एज अ इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो वो स्पाइसेस कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी ग्रुप की प्रॉपर स्टडी कर सकते हो ग्रुप बनाने से। सेकेंड, इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग लोकेटिंग थिंग्स। आपको कोई भी चीज़ को ढूंढना है या किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं रखना है, तो आप या तो उस ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहे हो या उस ऑब्जेक्ट को लोकेट कर रहे हो, रख रहे हो, तो दोनों के लिए आपको पता होना चाहिए कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो आप उसे इजीली वहाँ से ले भी सकते हो और इजीली वहाँ पर रख भी सकते हो। इसीलिए आप ये क्लासिफिकेशन करते हो। तो क्लासिफिकेशन का सेकंड इम्पोर्टेंस क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ढूंढना, ठीक है, और वापस उसे वहाँ रखना बहुत ईजी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बाथ लेने के बाद, नहाने के बाद, वो जो बाथ सोप होता है, नहाने वाला सोप होता है, या शैम्पू समझ लो, ठीक है, शैम्पू की बॉटल है, तो क्या आप उसे किचन के अंदर रखने आओगे जहाँ किचन में दूसरे स्पाइसेस है, खाने की चीज़ें रखी है? क्या आप उसे वहाँ रखोगे? क्या आप फ्रिज के अंदर रखोगे? नहीं, किचन में तो ग्रॉसरी आइटम है, ठीक है, वहाँ पर बाथरूम वाले शैम्पू का क्या यूज़ है?
तो इसी तरह अगर आपके हाथ में कोई बॉटल आ जाती है, शैम्पू बॉटल आती है, तो आपने डिफाइन कर रखा है ना कि ये क्या है, ये बाथिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो आपको क्या करना है, उसको वहाँ पर एक ग्रुप या एक ट्रे या एक बकेट या जिसमें भी हमने ये सारे डिटर्जेंट सोप रखा है उसके अंदर जाकर हम उसे रख लेंगे। तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके हाथ में आ जाती है तो उसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसे हमें किस ग्रुप में रखना है, कहाँ पर लोकेट करना है, रखना है। और अगर आपसे रैंडमली मम्मी ने कहा कि बेटा बैंडेज लेकर आओ, तो आपको पता है बैंडेज आप कहाँ ढूंढोगे? आप बैंडेज को किचन के डब्बों में ढूंढोगे, किचन के जार्स में ढूंढोगे? नहीं। आप बैंडेज को कहाँ ढूंढोगे? अपने बैग में ढूंढोगे? नहीं। आप बैंडेज को फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर ढूंढोगे। तो इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को ढूंढना या उसे लोकेट करना क्लासिफिकेशन से बहुत आसान हो जाता है। देन है इट हेल्प्स टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ वन कैटेगरी, यानी एक ही कैटेगरी की अगर कोई ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसकी पर्टिकुलर स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाता है, मतलब उसके बारे में जानना। जैसे कि सारी प्लास्टिक आइटम को अगर मैं कलेक्ट कर दूँ इस रूम में से ढूंढ कर, तो उनके बारे में मैं जान सकती हूँ कि वो किससे बनी है, वो प्लास्टिक से बनी है। सारी प्लास्टिक की है तो ऐसा क्या होता है प्लास्टिक के अंदर, प्लास्टिक मटेरियल कैसा होता है, ठीक है, प्लास्टिक की प्रॉपर्टी जान सकती हूँ, लाइट वेटेड होता है, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होता है। तो इस तरीके से किसी भी एक कैटेगरी के ग्रुप ऑब्जेक्ट्स अगर है वहाँ पर तो हम उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, जो हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से हम जैसे प्लास्टिक आइटम है तो सारी प्लास्टिक आइटम एक साइड करने से प्लास्टिक की प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं। फिर एक साइड मैंने कहा जितनी भी मेटल से बनी हुई ऑब्जेक्ट है तो सारी मेटल वाली ऑब्जेक्ट्स को एक साइड कलेक्ट करने से मैं पर्टिकुलर मेटल की स्टडी कर सकती हूँ। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन करने से किसी एक ग्रुप के बारे में बहुत अच्छे से हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अगला है कि ये हमें हेल्प करता है कि कैसे हम एक ग्रुप के मेंबर को दूसरे ग्रुप के मेंबर से अलग रखें या डिफरेंस क्रिएट करें। सपोज कर लीजिए कि 9th क्लास का बच्चा 7th क्लास में आकर बैठ जाता है, तो उसका सिलेबस देखकर हम बता सकते हैं, क्योंकि हमने डिवाइड कैसे किया है, क्लासिफिकेशन कैसे किया है, सिलेबस वाइज। 7th के सारे बच्चों का सिलेबस सेम होगा, 9th के सारे बच्चों का सिलेबस सेम होगा। तो अगर 9th क्लास का बच्चा 7th में आ जाता है तो उसका सिलेबस सारे बच्चों से डिफरेंट होगा, तो ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो 7th से कहाँ, वो 9th क्लास से कहाँ आकर बैठ गया गलती से 7th में, तो हम उसे कहाँ पहुँचा देंगे, अगेन सिलेबस देख के 9th क्लास में। तो इसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करने की अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि इस ग्रुप में और इस ग्रुप में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे मटेरियल। मटेरियल क्या होता है? तो हर जो ऑब्जेक्ट है जिस भी चीज़ों से मिलकर बनी है, जिस सब्सटेंस से मिलकर बनी है, वो कहलाता है मटेरियल। यानी कि हर वो सब्सटेंस जो किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज़ होता है वो कहलाता है मटेरियल, ठीक है। यानी कि हर वो चीज़ जो किसी न किसी सब्सटेंस से मिलकर बनी है वो सब्सटेंस कहलाते हैं मटेरियल। जैसे कि हम वाटर बॉटल की बात करते हैं, तो वाटर बॉटल क्या है, प्लास्टिक से बनी हुई है। तो वाटर बॉटल एक्चुअल किससे बनी है, कौन सा सब्सटेंस है, प्लास्टिक, तो प्लास्टिक एक मटेरियल है। जैसे एक चेयर की बात करते हैं, वुडन चेयर की, तो चेयर एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन चेयर बनी किससे, वुड से, तो वुड क्या होता है, एक मटेरियल। यानी कि ऑब्जेक्ट जिस सब्सटेंस से बनी होती है वो सब्सटेंस मटेरियल कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हर ऑब्जेक्ट किसी न किसी सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है और वो जिन जिन सब्सटेंस से बनी होती है वो उनके मटेरियल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे किसी क्लॉथ की बात करते हैं, ये क्लॉथ है तो ये दुपट्टा है, दुपट्टा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन ये जो फैब्रिक या क्लॉथ है ये एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसका मटेरियल क्या है तो ये कॉटन है, तो इसका मटेरियल का नाम अगर पूछा जाए तो क्या होगा, कॉटन, ठीक है। तो इस तरीके से मटेरियल वो जिससे ऑब्जेक्ट बनी होती है, ठीक। अब मटेरियल दो टाइप के होते हैं, ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाए गए और दूसरा नेचुरल। नेचुरल बनाए हुए मटेरियल्स क्या होते हैं, जैसे कि वुड, वुड एक नेचुरल मटेरियल है जो हमें प्लांट से मिलता है। कॉटन, ठीक है, कॉटन फाइबर, सिल्क फाइबर, ठीक है, और जूट फाइबर, कोयर, हैम्प, इस तरह के जो कॉटन फाइबर्स है ये सारे ऐसे मटेरियल है जिनसे कोई ऑब्जेक्ट बन जाती है और इस तरह के ऑब्जेक्ट्स
क्या इस तरह के मटेरियल क्या कहलाते हैं? नेचुरल मटेरियल। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाए गए मटेरियल्स होते हैं जिनको बोलते हैं सिंथेटिक मटेरियल या ह्यूमन मेड मटेरियल्स कहते हैं। कौन से होते हैं ह्यूमन मेड मटेरियल? जो प्लास्टिक से बनाए जाते हैं या केमिकल से मिलकर बनाए जाते हैं। जैसे कि प्लास्टिक आइटम, तो प्लास्टिक आइटम नेचुरल नहीं मिला है हमें, ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल हमारे द्वारा बनाया गया है, एक केमिकल एथिलीन नाम के या केमिकल से मिलकर बनाया गया है। विनाइल क्लोराइड या इस तरह के जो आप आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, पर आप इतना शॉर्ट में समझिए कि प्लास्टिक क्या होता है? एक ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाया गया मटेरियल है, ठीक है, जिससे कई सारी ऑब्जेक्ट्स बनती हैं। तो इस तरीके से मटेरियल कितने टाइप के हो जाते हैं? 2 टाइप के, ठीक है, नेचुरल और ह्यूमन मेड मटेरियल होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी सेकेंड। इसमें से कुछ मटेरियल्स देखो, यहाँ पर लिखा है कि हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल के बनी हुई है। नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स के नेम हैं, जैसे कॉटन, कॉपर, आयरन, पॉलिस्टर, लेदर, वूल, सिल्वर, प्लास्टिक, नायलॉन, गोल्ड, सिल्क, एल्यूमिनियम, रबर, स्टील, कैनवास, वुड, ठीक है। अब ये जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब कौन से मटेरियल की बनी है? तो इसमें से चेयर कौन से मटेरियल? यहाँ पर लिखा है ना चेयर, तो चेयर किसकी बनती है? प्लास्टिक या वुड की। आपने प्लास्टिक की चेयर देखी है और वुड मतलब लकड़ी की चेयर देखी है, ठीक है। उसी तरह क्लोथ की बात करते हैं, तो क्लोथ इनमें से किससे बन सकता है? कॉटन से भी बन सकता है, ठीक है। और किससे बन सकता है? यहाँ पर पॉलिस्टर का भी क्लोथ होता है, वूल का भी क्लोथ होता है। तो आपको इसमें से छांटना है, ढूंढना है, ठीक है। कॉइन से, तो कॉइन आपने देखा होगा किसका बना होता है, तो वो मेटल्स के नेम ढूंढने यहाँ पर। यूटेंसिल्स, बर्तन, ठीक है, यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, वो किसके बने होते हैं? तो आपको यहाँ से ढूंढ कर नोट करना है। शूज़ किसके बने होते हैं? पेन किसका बना होता है? तो ये सारे ये आपको ऑब्जेक्ट्स गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर इन ऑब्जेक्ट को देखकर आपको ये बताना है कि ये ऑब्जेक्ट नीचे दिए गए ग्रुप में से किस मटेरियल से मिलकर बनती है। तो इस लेक्चर में आपको ऑब्जेक्ट और वो किस मटेरियल से मिलकर बनती है, इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डाउट सेशन में पूछ सकते हो या क्लास के बाद पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।